महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले पनवेल तालुका इलाके में एक नदी बहती है जिसका नाम गाड़ी नदी है। और उस नदी के ऊपर एक छोटा सा पुल भी बना हुआ है। तो यह दिन था 14 दिसंबर 2022 का। पनवेल तालुका इलाके के कुछ लोग उस पुल के ऊपर से गुजर रहे थे। तो अब देखते हैं कि पुल के नीचे पिलर के पास एक डेड बॉडी तैर रही है। वह बिना देरी किए पनवेल पुलिस को कॉल करते हैं। कुछ देर के बाद पनवेल पुलिस वहां पर आ जाती है। उस डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला जाता है। तो पाया जाता है कि यह डेड बॉडी किसी 25 से 30 साल की उम्र की महिला की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आप हमारे साथ इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जो पुलिस है वह सबसे पहले उस इलाके के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या कोई इस लड़की को पहचानता है, क्योंकि उसका चेहरा बकल साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उस इलाके के लोग उसे पहचानने से मना कर देते हैं। तो इससे यह साफ हो जाता है कि ये लड़की यहां की रहने वाली नहीं थी। या तो इसकी डेड बॉडी तैरकर यहां तक पहुंची थी या फिर किसी ने इसकी डेड बॉडी को पानी में फेंका था। शुरुआत में देखने से लग रहा था कि शायद पानी में गिरने से और डूबने से इसकी मौत हुई है। लेकिन जब अपनी शुरुआती जांच में पुलिस देखती है कि उस लड़की की गर्दन पर कुछ निशान थे, जैसे कि उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई हो। पुलिस सारी जो जानकारी है उसको इकट्ठा करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस लड़की के पास से कुछ भी नहीं मिला था। ना ही इसके पास कोई पर्स था, कोई आईडी कार्ड नहीं था। इसके शरीर पर एक भी गहना नहीं था। यानी कि यह पता लगाना कि यह डेड बॉडी किसकी है, यह पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला था। इस लड़की के पास से जो एकमात्र चीज मिली थी वो था इसके पैर में पहना हुआ एक सैंडल। अब इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस इसके केस को क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर देती है और क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। सबसे पहले तो आसपास के जितने भी थाने, जितने भी चौकियां होती हैं, उन सभी में रिपोर्ट भिजवाई जाती है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है या फिर आने वाले 24 घंटे में अगर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट फाइल होती है तो उसकी सूचना क्राइम ब्रांच को दी जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में शिनाख्त करने का एकमात्र यही तरीका बचता है। और उसके अलावा जो क्राइम ब्रांच की टीम होती है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं था। एकमात्र जो एविडेंस पुलिस को मिला था वह था उस महिला के पैर में पहना हुआ सैंडल। अब उसी को आधार मानते हुए क्राइम ब्रांच अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो सैंडल बहुत पुराना नहीं था, जिससे मालूम चल रहा था कि इस सैंडल को हाल फिलहाल में ही खरीदा गया है और उस सैंडल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम भी लिखा हुआ था। जब क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो पाती है कि ये जो फुटवेयर कंपनी है ये एक लोकल कंपनी है। अब यहां से जो क्राइम ब्रांच है उनको एक क्लू मिल जाता है कि शायद इसके जरिए हम इस लड़की की शनाख्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसे सैंडल्स को बेचने वाली तो हजारों दुकानें शहर में होंगी और हजारों लोग डेली इस तरह के सैंडल्स खरीदते होंगे। उसके बाद भी क्राइम ब्रांच अंधेरे में तीर लगाती है। वो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कांटेक्ट करती है और वहां से इस बात की डिटेल निकलवाई जाती है कि हाल फिलहाल में इस तरह के सैंडल्स कितनी शॉप से ऑन ऑर्डर किए गए थे। और यहां पर जो पुलिस है वह अपनी लंबी छानबीन के बाद यह पाती है कि 3 शॉप पर हाल फिलहाल में ये सैंडल डिलीवर किए गए थे और इनमें से एक शॉप मुंबई में थी, एक पनवेल में थी और एक में थी। तीनों शॉप पर जो है क्राइम ब्रांच की एक एक टीम जाती है और वहां पर उस लड़की की फोटो दिखाकर पूछा जाता है कि क्या इस तरह की कोई लड़की हाल फिलहाल में ऐसा सैंडल खरीदने आई थी। अब पुलिस को मुंबई और जो वसई वाली दुकान थी वहां से तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन पनवेल में जो शॉप थी वहां पर शॉप का एक हेल्पर उस लड़की की फोटो देखकर और वो सैंडल देखकर पहचान लेता है। वो क्राइम ब्रांच की टीम को बताता है कि हाल फिलहाल में ऐसे कई सैंडल्स उसने सेल किए हैं। उसके बाद उस दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की जाती है और घंटों की मशक्कत के बाद एक सीसीटीवी की फुटेज में उन्हें वह लड़की सैंडल खरीदते हुए दिख जाती है। यानी कि क्राइम ब्रांच का ये जो तीर अंधेरे में चलाया गया था यह सही निशाने पर लगा था।
उसके बाद पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखती है कि 6 दिसंबर 2022 को एक लड़की और साथ में एक लड़का इस तरह के सैंडल खरीदने के लिए शॉप पर आया था। अब 6 दिसंबर 2022 के बिल बुक में सभी बिल देखने के बाद पुलिस को इस लड़की का नाम मालूम चल जाता है, जो कि उर्वशी वैष्णव होता है। और 6 दिसंबर को यह एक लड़की के साथ इसी दुकान में सैंडल खरीदने के लिए आई थी और ये लड़की नवी मुंबई में रहती थी। अब पुलिस को यहां पर इस लड़की का नाम तो मालूम चल गया था, लेकिन सवाल अभी भी ये उठ रहा था कि आखिर ये लड़की रहती कहां पर है, इसके साथ क्या हुआ और सीसीटीवी फुटेज में इसके साथ दिखने वाला वो लड़का कौन है। तो पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखती है, वह पाती है कि उर्वशी के साथ उस दिन जो दुकान में लड़का आया था वो थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का था। यानी कि इससे साफ पता चल रहा था कि वह लड़का जिम करता है। और इसी के आधार पर पुलिस आसपास की जितनी भी जिम होती है उन सभी की लिस्ट बनाती है और सीसीटीवी फुटेज से उस लड़के की फोटो निकलवा कर उन सभी जिम में पूछताछ करने के लिए जाती है। उन जिम की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की जाती है कि हो सकता है कि किसी जिम में वर्कआउट करते हुए वो लड़का उन्हें दिखाई दे जाए। लेकिन यहां पर पुलिस की मेहनत रंग नहीं लाती है और इस लड़के के बारे में पुलिस को कुछ भी मालूम नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद 17 दिसंबर 2022 को एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल कराई जाती है और यह मिसिंग रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि पारस वैष्णव नाम के एक लड़के ने फाइल कराई थी। और ये जो मिसिंग रिपोर्ट है यह किसी और की नहीं बल्कि उर्वशी वैष्णव की ही थी। अब पुलिस बिना देरी किए पारस वैष्णव से कांटेक्ट करती है। उन्हें पुलिस थाने बुलाया जाता है और उन्हें उर्वशी की डेड बॉडी दिखाई जाती है और यहां से उर्वशी की शिनाख्त हो जाती है। पारस उन्हें बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन उर्वशी वैष्णव है। और इसके बाद जो पारस होता है उसका चचेरा भाई जितेंद्र और साथ में पारस के जीजाजी भी पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अब यहां से इस लड़की की शिनाख्त भी हो चुकी थी, इसके परिवार के बारे में भी मालूम चल चुका था। लेकिन अब यहां पर पुलिस के सामने चैलेंज था कि वो जो लड़का सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था इसके बारे में पता किया जाए। अब पुलिस यहां पर उर्वशी के भाइयों से और उसके जीजाजी से बात करती है तो मालूम चलता है कि बेसिकली ये सभी राजस्थान के बूंदी के रहने वाले हैं और काफी पहले समय से ही न मुंबई के कोपर खराना के से 19 में रहते हैं। अब उर्वशी के बारे में जब पुलिस पूछती है तो यह लोग बताते हैं कि उर्वशी की उम्र 27 साल थी और वो यहां पर नजदीक के ही एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। उसके बाद पुलिस उनसे पूछती है उस लड़के के बारे में जो सीसीटीवी फुटेज में उर्वशी के साथ देखा गया था, तो ये तीनों उसे भी पहचान लेते हैं और ये पुलिस को बताते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उर्वशी का एक दोस्त रियाज खान है। ये तीनों पुलिस को बताते हैं कि उर्वशी के पास रेड कलर की एक बलिनो कार भी है जिसमें वह डेली अपने काम पर जाया करती थी और अक्सर उसके साथ उसका यह दोस्त रियाज खान भी जाता था। रियाज खान के संबंध उर्वशी के घर वालों के साथ भी बहुत ही अच्छे थे क्योंकि उर्वशी के साथ उनके घर तक आ जाया करता था। अब ये तीनों पुलिस को बताते हैं कि 13 दिसंबर 2022 को सुबह उर्वशी रियाज खान के साथ ही अपनी गाड़ी लेकर अपने काम पर गई थी और शाम के समय जो रियाज है वो उर्वशी की गाड़ी को घर पे खड़ा करके अपनी बुलेट बाइक लेकर चला गया था। और जब इन्होंने उर्वशी के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे नहीं पता उर्वशी कहाँ है, वो थोड़ी बहुत देर में घर आ जाएगी। लेकिन 13 तारीख की पूरी रात गुजर जाती है, उर्वशी घर नहीं आती है और उसके बाद ये उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। अब यहां पर जब पुलिस इन तीनों से पूछती है कि क्या इनकी किसी से दुश्मनी है या किसी के ऊपर इन्हें अगर शक है, तो ये तीनों एक सुर में बोलते हैं कि इन तीनों को रियाज खान के ऊपर ही शक है कि उसका बिहेवियर भी इन्हें कुछ ज्यादा पसंद नहीं था। और जिस दिन उर्वशी वैष्णव गायब हुई उस दिन भी वो रियाज खान के साथ ही गई थी, यानी कि पुलिस को यहां पर एक सस्पेक्ट मिल चुका था। अब उन्हें किसी भी तरह से करके रियाज खान को ढूंढना था। पुलिस थोड़ी छानबीन करती है तो मालूम चलता है कि वह नजदीकी की एक जिम में जिम ट्रेनर का काम करता है। पुलिस बिना देरी किए उस जिम में जाती है और वहां से रियाज खान का एड्रेस निकाला जाता है और उसके बाद पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है।
लेकिन उस एड्रेस पर जाने के बाद उन्हें रियाज खान तो नहीं मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी मिलती है। पूछने पर वो बताते हैं कि रियाज पिछले 2 दिन से गायब है। जब घर वाले उसे कॉल कर रहे हैं तो उसका कॉल भी नहीं मिल रहा है। अब पुलिस का शक और भी पुख्ता हो चुका था रियाज खान पर, क्योंकि अगर रियाज ने कुछ नहीं किया था तो वह अपने घर पर मिलना चाहिए था, लेकिन वह पिछले 2 दिनों से गायब था। अब पुलिस को किसी भी तरह से रियाज खान को ढूंढना था। इसी के चलते पुलिस रियाज खान के मोबाइल को सर्विलेंस पर लगाती है और उसकी सारी कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनकी लोकेशन जब चेक की जाती है तो पाया जाता है कि 13 दिसंबर से लेकर और 15 दिसंबर तक रियाज खान ने एक नंबर पर बहुत ज्यादा बार बात की थी, और यह नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके एक दोस्त इमरान शेख का था। अब यानी कि रियाज को ढूंढने के लिए पुलिस जो है इमरान का सहारा ले सकती थी, और पुलिस बिना देरी किए इमरान के घर पर छापा मारती है, जहां से वो इमरान को पकड़ लेती है। अब इमरान जब गिरफ्त में आ जाता है और यहां पर इमरान की कॉल डिटेल्स जब चेक की जाती है तो पाया जाता है कि 13 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इमरान और रियाज की जो मोबाइल लोकेशन है वो बिल्कुल सेम प्लेस पर थी। और कमाल की बात है कि उस टाइम पर उर्वशी की लोकेशन भी इन दोनों के साथ ही थी। यानी कि यहां से ये कंफर्म हो गया था कि 13 और 14 तारीख के आसपास जो इमरान है, रियाज है और जो उर्वशी है वो तीनों एक साथ थे। अब इमरान से जब पताश होती है तो इमरान कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इमरान की सहायता से पुलिस रियाज खान को ढूंढ लेती है। और अब रियाज और इमरान दोनों को एक साथ बैठाकर पुलिस इंटेरोगेशन शुरू करती है। और इसी बीच में उर्वशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें पाया जाता है कि उर्वशी की मौत पानी में डूबने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुई थी। उसकी गर्दन पर एक रस्सी का निशान था, जिससे कंफर्म हो गया था कि पहले किसी ने रस्सी से उसका गला दबाया था। उस वक्त उसने बचने की कोशिश की थी, इसलिए उसके शरीर पे बाकी जगह पर भी कुछ चोट आई थी और दम घुटने से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद उसे पानी में फेंका गया था। अब यहां पर इमरान और रियाज के साथ जब शक्ति से पूछताछ होती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और ये अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये पुलिस को बताते हैं कि उर्वशी को किसी और ने नहीं बल्कि हम दोनों ने ही मारा है, और वो पुलिस को यह भी बताते हैं कि 13 दिसंबर 2022 को सुबह रियाज जो है वो उर्वशी के साथ ही गया था। इसमें वो उर्वशी की गाड़ी लेकर गए थे, रेड कलर की बलिनो। इसके बाद यह रियाज जो है वो उर्वशी को उसके काम पर छोड़कर चला गया था। पूरा दिन यह इमरान के साथ ही रहा था और इन दोनों ने उर्वशी को मारने का प्लान बनाया था। शाम के समय यह उर्वशी को पिक करने के लिए जाता है। जहां पर वह काम करती थी वहां से उर्वशी को पिक करता है। उसको कहता है कि कहीं घूमने चलते हैं, और बीच रास्ते में ही पीछे बैठे इमरान ने एक रस्सी की मदद से उर्वशी का गला दबा दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। और उसके बाद यह तीनों पनवेल तालुका की गाड़ी रिवर पर गए थे, जहां पर पुल पर खड़े होकर इन्होंने उर्वशी की डेड बॉडी को पानी में फेंक दिया था। यहां तक इन दोनों ने सारी बातें पुलिस को बता दी थीं। और उसके बाद रियाज ने बताया कि उर्वशी की गाड़ी को वो उसके घर पर खड़ा करके अपनी बुलेट लेकर चला गया था। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा था कि आखिर रियाज और इमरान ने उर्वशी की हत्या क्यों की थी। रियाज पुलिस को बताता है कि उसकी और उर्वशी की मुलाकात 7 महीने पहले ही एक रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां पर इनकी दोस्ती हुई। दोस्ती बहुत जल्दी प्यार में बदल गई, और इसी के चलते जो उर्वशी है वो रियाज को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी। अब जो रियाज है उसने उर्वशी से एक बात छिपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, क्योंकि यहां पर वो उर्वशी को चीट करना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो उर्वशी है उसको कहीं से मालूम चल जाता है कि रियाज पहले से शादीशुदा भी है और उसकी एक बेटी भी है, जिस पर उर्वशी रियाज को इस बात के लिए ब्लैकमेल कर रही थी कि या तो मुझसे शादी करो या फिर मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी धोखाधड़ी में, और सेक्सुअल असोल्ट का केस तुम पे लगा के तुम्हें अंदर करा दूंगी। इसी के चलते जो रियाज है उसने उर्वशी से शादी करने का वादा भी किया था। उसने उर्वशी को यह कहा था कि मैं कुछ भी करके तुमसे शादी करूंगा। और इसी के चलते जो रियाज है वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी रहने लगा था। इसी दौरान जो उर्वशी है उसने रियाज की मुलाकात अपने भाइयों से भी करा दी थी। एज अ फ्रेंड
उसने उसका इंट्रोडक्शन कराया था। लेकिन कहीं ना कहीं उर्वशी के भाइयों को भी ये मालूम था कि उर्वशी रियाज से प्यार करती है, और इसी के चलते अब यानी कि दिसंबर 2022 के महीने में जो उर्वशी है वो रियाज के साथ अपने गांव राजस्थान के बूंदी में एक शादी में गई थी। और उस शादी के बाद से ही वो लगातार रियाज को प्रेशराइज कर रही थी कि जल्द से जल्द वो उर्वशी से शादी कर ले। उसके बाद जो रियाज है वो बुरी तरह से फंस चुका था। ना तो वो अपनी बीवी को छोड़ सकता था और ना ही वो उर्वशी के साथ शादी कर सकता था। इसलिए वो अपने दोस्त इमरान के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि उर्वशी को मार दिया जाए। और ये दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं जिसमें इमरान को 0,000 एडवांस में दिए जाते हैं रियाज के द्वारा। और ये जो पूरा प्लान है ये 13 दिसंबर 2022 की रात को एग्जीक्यूट किया जाता है। रियाज का मानना था कि नदी में उसकी डेड बॉडी को फेंक देंगे तो वो बहकर कहीं दूर चली जाएगी और उसकी क्षणा नहीं हो पाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो नदी के पिलर में उसकी डेड बॉडी फंसने के कारण वहां के लोग देख लेते हैं और पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। अब पुलिस ने यहां पर लंबी तफ्तीश की, बहुत सारे एविडेंसेस को कलेक्ट किया। पुलिस ने अ, उन दोनों की मोबाइल लोकेशंस को जो है सबूत के तौर पर रखा। साथ ही उर्वशी के एटीएम से रियाज ने कई बार पैसे निकलवाए थे तो सीसीटीवी फुटेज भी सबूत के तौर पर रखी गई। और लंबी छानबीन के बाद मार्च 2023 में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करके इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। लंबे मुकदमे के बाद जो है सितंबर 2023 में रियाज और इमरान को कोर्ट की तरफ से बेल मिल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी इनको बेल कैसे मिली। दरअसल यहां पर जो कोर्ट होती है उसमें एविडेंसेस को रखना होता है, और ऐसा कोई भी आई विटनेस नहीं मिला था या कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला था जिसने रियाज को उर्वशी की डेड बॉडी नदी में फेंकते हुए देखा हो या उन दोनों को साथ जाते आते देखा हो। यानी कि यहां पर लाइक ऑफ एविडेंस के चलते रियाज और इमरान को बेल मिल गई। यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। हो सकता है कि फ्यूचर में इनको सजा भी मिले। लेकिन इस पूरी घटना से एक बार फिर यह साबित हो जाता है कि कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले उसका पूरा बैकग्राउंड अच्छे से आपको चेक करना चाहिए। आप इस कहानी से क्या शिक्षा लेते हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने पसंद है तो हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब करें।